आज मैं सोच रहा था कि हम ना थोड़ा सा एनएफटीज के हवाले से और क्योंकि प्योरली फ्रॉम अ कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ इट बहुत ज़्यादा काम एनएफटीज के हवाले से मार्केट में अवेलेबल भी है और इस पे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बहुत हो रहे हैं। बट बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट डिस्कसिंग दैट आई जस्ट वांट टू आस्क यू गाइस कि आप में से किसी ने कोई अपना सैम्पल प्रोजेक्ट वगैरह अगर बनाना स्टार्ट किया है, उसमें अगर किसी किस्म की कोई हेल्प वगैरह चाहिए हो तो कोई खास टॉपिक डिस्कस करना हो रिगार्डिंग एनीथिंग दैट यू आर डूइंग ऑन दैट। तो मेरा जो सैंपल है वो अभी पिछले दिनों मैं कर रहा था। मुझे वो जो टोकन्स होते हैं उसकी थे भी सही, लेकिन वो ट्रांसफर में वो मसला आ रहा था उसकी, जब ट्रांजैक्शन नॉट इनफ टोकन जिसे कहते हैं। तो वो अभी तो मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूँ, लेकिन अच्छा। बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो उसको कैसे अ, सॉल्व कर। हाँ। हाँ, कुछ बी मोर स्पेसिफिक। वो फीस का मसला होगा जो जी आपको जी। आ रहा था ना। हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो आप अगर वो टेस्ट नेटवर्क पे कर रहे हैं, यानी कि अगर आप कोई भी नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं तो हर नेटवर्क का एक टेस्ट नेटवर्क भी होता है। टेस्ट नेटवर्क पे आपको टोकन जो है वो फ्री मिल जाते होते हैं। जी जी, वो मैंने किए थे, वो नोट किए थे टोकन। हम्म। उसके बाद ही जो है ना, वो जो मैं वो जो जिसे कहते हैं ना, यही था, ट्रांजैक्शन कर रहा था कि होल्डिंग विद होल्डिंग अच्छा। के थ्रू, और फिर उसके थ्रू फिर थ्रेश होल्ड के बाद उसको फॉरवर्ड कर देना, तो वो थोड़ा था। तो जब अ, प्रेजेंटेबल होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, चलें मे ठीक बी है। नेक्स्ट सेशन। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, बस अगेन देखें, आप लोग अपने हाथ से करेंगे तो इसी इस बूटकैम्प का तभी फायदा है कि अगर आप लोग अपने हाथ से करें। अगेन जो हमारा सोर्स कोड पड़ा हुआ है उसमें कुछ बिल्ट इन जो हमने पिछले 3-4 सेशंस किए हैं, अगर आप सिर्फ उसी का कोड उठा के अपने पास चलाने की कोशिश करें और उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करें तो यू विल इनकाउंटर अ फ्यू बग्स के जिसको फिर आपको फिक्स करने से आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज़रा बढ़ेगा। प्लस डिफरेंट नेटवर्क्स पे भी ट्राई करें। थ्योरेटिकली व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार, अगर उसके हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो या एनी एनी पर्टिकुलर थिंग दैट यू आर इम्प्लीमेंटिंग, एनीवन, किसी ने भी अगर काम स्टार्ट किया हो तो। अम, अच्छा, अभी तक किसी ने किया, ठीक है। एनएफटीज के हवाले से तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा एनएफटीज को मैं डिस्कस करूं, प्लस मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे ऑलरेडी लाइब्रेरीज वगैरह बनी हुई हैं। मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था एक प्लेटफॉर्म है थर्ड वेब जिसको हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एक प्रोजेक्ट के लिए। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं बने बनाए, इनका फ़ायदा क्या है कि बहुत सारे काम जो कि वेब 3 की डोमेन में या ब्लॉकचेन की डोमेन में आपको रिपीटेडली करने होते हैं, राइट। तो ये प्लेटफॉर्म्स उसके लिए आपको बने बनाए टूल्स प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो अलैक्म सर। मैंने एक प्लेटफॉर्म का जिक्र किया था थर्ड वेब, आप में से किसी ने देखा है उसको? सर उसी के बारे में पूछना था। हाँ जी जी। सर वो मैंने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। अब वो डिसेंट्रलाइज मार्केटिंग, जी जी। जिसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है और बाय प्रोडक्ट। हम्म बट सर उसमें ये चीज़ स्केलेबिलिटी का ये था कि मैं कह रहा था कि जिस तरह वो आपने कहा था ना कि इथीरियम और उसका जो डोमेन हम बाई करेंगे, हम्म अगर उसको यूज़ करते हुए हम फॉर एग्जांपल जिस तरह शॉपिफाई एक अपनी वेब हर पर्सन एक अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करता है जिस पे अपनी हम्म। प्रोडक्ट की लिस्टिंग करता है। अच्छा। तो अगर उसी तरह की अगर हम भी एक इस तरह ना एक पर्सन अपनी एक वेबसाइट बनाता है और उस पर प्रोडक्ट की लिस्टिंग करता है और उसको फिर हम लाइक आईडी के थ्रू या इस तरह कुछ करके तो उसका हम्म एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए और वो लाइक अगर वो अपनी एडवर्टाइजमेंट भी करता है तो वो उसी वेबसाइट की करेगा।
लोग हम्म। उसको विजिट करेंगे एंड देन वहाँ से प्रोडक्ट बाय करेंगे। राइट। और जो जो उसकी इवेंट्स जो क्रिएट होते हैं, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो होते हैं, वो उसी तरह वहाँ पर राइट किए जाएंगे। बट इसके तो अंदर अभी हाँ, सो आइडिया आपका अच्छा है। सो व्हाट यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट इज कॉन्सेप्चुअली, इसको कहते हैं ना मार्केट प्लेस। आपने एक मार्केट प्लेस करनी है या एक ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करना है, बट इन यस अ यस डिसेंट्रलाइज्ड इन अ मैनर, राइट। अब उसमें यस। आपको सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है आपका, राइट, उसके अंदर जो डेटा आपने सेव कराना है, यानी कि ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजैक्शन को राइट करना है, ठीक है, वो क्या चीज़ राइट करनी है। सो अगर मेरी कोई ट्रेड हो रही है, उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, तो आप कोशिश करेंगे कि मैं उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को राइट करूं, राइट। तो यस। सबसे पहले आपने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि यार आपने जो चीज़ अकॉम्प्लिश करनी है वो क्या है, यानी कि वो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या है। लास्ट पिछले से पिछले सेशन में हमने देखा था कि मैंने आपको ये दिखाया था एक सैंपल वैक्सीन के जी, वैक्सीन डिलीवरी का एक यूज केस था जिसमें फ्रंट एंड था, जिसके अंदर वो हम बताते थे कि यार ये जो वैक्सीन है इधर मैन्युफैक्चर हुई और यहाँ से चलती हुई इधर पहुंच गई, ठीक है। और उससे रिलेटेड हमने बैक एंड पे एक डाटा स्ट्रक्चर बना लिया। तो अगेन ये सारा का सारा उसी चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपका एक्चुअल यूज केस क्या है जो कि आप अकॉम्प्लिश करना चाहते हो, ठीक है। अगेन अगर आपको उस प्रोजेक्ट को फर्दर रिफाइन करने के लिए किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो आप वो पोर्टल पे डू पुट अप योर क्वेश्चन एंड देन लेट्स डिस्कस। चलें आगे तो चलते हैं। हाँ। सर वो बस जीरो। मेरा ये एक क्वेश्चन था कि जिस तरह, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है गैस फीस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। हम्म। और लाइक मेरा ये था कि वेबसाइट हो ऐसी ना, जिस तरह वेब टू नहीं होती, जिस तरह ई कॉमर्स की होती है, हम्म। वैसे ही हम बनाएं, बट वो रिलेट करे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो प्रोडक्ट्स आईडीज वगैरह और वो सारी चीज़ें, मतलब वहाँ पर उसको लाइक मॉनिटर किया जाए स्मार्ट उस हम्म। पे चीन के ऊपर। तो उसका मैं कॉन्सेप्ट बता, मतलब वो कर तो रहा था आप ये कि कह इस रहे हैं तरह। कि अगर मैंने अगर मैंने उस प्लेटफॉर्म पे अपनी कोई चीज़ लिस्ट करनी है तो मुझे गैस उस ना देनी पड़े, प्लेटफॉर्म लाइक पे नहीं प्लेटफॉर्म सर, ऐसा, वो हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए, मींस प्लेटफॉर्म ही होना चाहिए, बट वो इन इन अ डिसेंट्रलाइज मीनिंग में होना चाहिए। सर शॉपिफाई में हर यूजर अपनी एक वेबसाइट बनाता है ना, मैं कह हम्म। रहा हूँ कि हर यूजर अपनी ही, मतलब कि एक वेबसाइट, जिस तरह अगर हम उसका एक इथीरियम की एक डोमेन बाई कर रही हैं, मतलब कि जो उसके एड्रेस से रिलेट करती है, तो अगर उसी के अंदर हम उसी का, मतलब वो खुद इम्प्लीमेंट करना चाहे वहाँ पर, मतलब कि डिज़ाइन करना चाहे अपनी वेबसाइट, वहाँ पर लिस्टिंग करना चाहे, और फिर कोई भी आके हाँ, समवन उसके प्रोडक्ट को बाय करे, मैं इस चीज़ को बिल्कुल लाइक। बिल्कुल। सो अभी आप ये देखो कि जब भी आप कोई सोल्यूशन डिफाइन डिजाइन करते हो ना, आप कभी भी सोल्यूशन को प्रॉब्लम के ऊपर फिट नहीं करते। पहले प्रॉब्लम देखते हो और फिर उसके ऊपर सोल्यूशन डिजाइन करते हो, राइट। सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि इसके अंदर ये जो आप आइडिया बता रहे हो, सो फॉर इंस्टेंस इस तरीके से शॉपिफाई है, हर बंदा अपनी एक सेपरेट वहां पर एक आर्टिफैक्ट या अपना एक शॉप क्रिएट कर सकता है। अगर हम इस तरह का कोई चीज डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में करना चाहते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ दैट वर्क इज तो सिंपल वेब टू कॉन्सेप्ट ना। वेब थ्री की डोमेन में जिसको हम मैं डिसेंट्रलाइज कह रहा हूँ, वो कौन सी ऐसी चीज है, या तो वो डेटा है, राइट, कि जिसको मैं डिसेंट्रलाइज्ड किसी ब्लॉकचेन में या किसी दूसरी डेटाबेस, डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में सेव करवाना चाहता हूँ। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि मेरे डेटा की नौयत क्या है जिसको मैं डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से सेव करवाना चाह रहा हूँ। अब हाँ। जो जहाँ तक मुझे समझ में आई है, आप ये कह रहे हैं कि जी हर यूज़र का अपना एक टेनेंट हो वहाँ पर, राइट, जो भी यूज़र आए वो अपना एक टेनेंट क्रिएट कर ले। हम्म तो वो जो टेनेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना, वो तो आप अपने डेटाबेस में भी रख सकते हो, ठीक है। हम्म ब्लॉकचेन में आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज को रखोगे जो कि ट्रांजैक्शनल नौयत की है, क्योंकि देखो ब्लॉकचेन में आपने सिर्फ वो चीज रखनी है जिसकी ट्रांजैक्शनल वैल्यू है कोई। अदरवाइज अगर आप, ब्लॉकचेन इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ डेटाबेस, सो लेट मी पुट इट दिस वे।
नहीं ब्लॉकचेन सर, उसमें ऐसा सिर्फ नहीं दो है कि चीज़ें वो दो डेटाबेस की चीज़ें रिप्लेसमेंट है, ठीक है। उसमें सिर्फ दो चीज़ें ये रखनी है। जो प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी उसकी जी जी। अगर हम इस तरह कुछ आईडी बना सके यूनिक, जो वहाँ पर लाइक डाटा मैं ब्लॉकचेन के अंदर एक काम उस करते हैं, आईडी आपका ये जो आईडी है ना, इसको डिस्कस करते हैं पोर्टल के ऊपर। तो आज के हम्म। सेशन में ना ज़रा थोड़ा सा पहले काम शाम कर लें। तो आपके इस आइडिया को ज़रा पोर्टल पे डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है उस पे। ओके। अच्छा, सो आज हम करेंगे जी थोड़ा सा एनएफटीज के ऊपर डिस्कशन। आप में से अगर किसी ने एनएफटीज का कॉन्सेप्ट पता है तो रेज योर हैंड्स एंड लेट अस नो कि आप क्या जानते हैं एनएफटीज के बारे में। सर, एक जी। एनएफटी एक आर्ट वर्क है जो लाइक कोई भी यूजर एक आर्ट बनाता है और उसको सेल करता है। नॉन फंजेबल, मतलब वो ब्रेक नहीं हो सकता, जिस तरह करेंसी ब्रेक होती है वो एक अच्छा, नहीं यूनिक ज़रूरी होता नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो आर्ट वर्क ही हो। जी उबैद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी। सर ये नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं हम्म। जो कि हम ब्लॉकचेन पे मिंट करते हैं ठीक है। और जिनकी एक कुछ वैल्यू होती है, कुछ वर्थ, हम्म। मतलब उनकी कुछ वर्थ होती है। ठीक है। फंजिबिलिटी, हमने कहा ये नॉन फंजेबल टोकन्स हैं, तो फंजेबल से क्या मुराद है, किसी को आइडिया है? मतलब इस जैसा कोई और नहीं बन सकता, सेम एज हाँ, इट इज। ये एक डेफिनेशन है, लेकिन द हाँ, यू आर क्लोज टू द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इट। लेकिन फंजेबल का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज के जो कि अपने ही जैसी किसी दूसरी चीज से रिप्लेस हो सके, वो फंजेबल होता है। यानी कि मेरे पास अगर 1 रुपया है, तो मैं 1 रुपया अगर आपको दे दूं और आप मुझे 1 रुपया वापस कर दो, आपके पास जो रुपया है, ठीक है ना, तो ना आपको को फायदा हुआ ना मुझे को नुकसान हुआ। ठीक है, क्योंकि हमने इक्वल वैल्यू की एक चीज आपस में एक्सचेंज कर ली। ठीक है। आ, इसको कहते हैं फंजिबिलिटी। नॉन फंजिबिलिटी से मुराद ये है कि ऐसा टोकन, ये ऐसा वैल्यू मेरे पास के जिस जिसको जिसके इक्वल वैल्यू की और कोई टोकन ना हो। सो इन द वर्ल्ड ऑफ टोकनोमिक्स, यानी कि जब हम ब्लॉकचेन के टोकन्स की बात करते हैं, तो एक ऐसा टोकन कि जिसके जैसा कोई दूसरा टोकन और एग्जिस्ट ना करता हो। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर मेरे पास अब इसको सिर्फ आपने कॉन्सेप्चुअली देखना है, क्योंकि वो रऊफ तो आर्ट वर्क्स के बारे में कैसा ना कॉन्सेप्चुअली देखें कि आर्ट वर्क सिर्फ और सिर्फ इसकी एक एप्लीकेशन है। लाइक मेरे पास मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक घर है, अपने घर की रजिस्ट्री, यानी कि जो मेरे घर की रजिस्ट्री है, उसको ब्लॉकचेन पर डालना है। तो मैं क्या करूँगा, उसका मैं एक एनएफटी बना दूंगा। यानी कि जो मेरे घर की रजिस्ट्री है, जिसके ऊपर उस घर की वैल्यू लिखी हुई है, सपोज वैल्यू 3 करोड़ लिखी हुई है, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे ये घर की रजिस्ट्री जिसकी वैल्यू 3 करोड़ है, ये इन दी फॉर्म ऑफ टोकन उसकी रिप्रेजेंटेशन ब्लॉकचेन पे पड़ी हुई है। सो एनएफटीज आर बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग विच होल्ड्स अ वैल्यू। ठीक है। अब वो जो वैल्यू है, वो किसी आर्ट पीस की भी हो सकती है। आर्ट पीस की इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जहाँ पर आर्ट वर्क्स ट्रेड होते हैं, उसमें ये एनएफटीज इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एनएफटीज सिर्फ और सिर्फ आर्ट वर्क्स के लिए इस्तेमाल हों। एनएफटीज, जैसे मैंने कहा कि आपके घर की रजिस्ट्री भी एक एनएफटी हो सकती है। आपका किसी पेशेंट का हेल्थ रिकॉर्ड भी एक एनएफटी हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। तो एनीथिंग विच होल्ड्स अ वैल्यू, और एक एडिशनल उसके आप कंस्ट्रेंट के लगा दें कि एनीथिंग विच होल्ड्स अ वैल्यू और उस तरह की कोई दूसरी चीज और ना हो। ठीक है, उसको एनएफटी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एनएफटीज और एनएफटीज की हाइप इतनी क्यों है? ठीक है। ये हाथ किसने, अच्छा उबैदुल्ला, एक सेकंड यार, मैं उबैदुल्ला आता हूँ आपकी तरफ। थोड़ा सा ना
आज जरा टॉपिक कवर कर लें, एंड देन इन अबाउट 10 minutes I'll take questions from you, ठीक है? तो सो एनएफटीज की इतनी हाइप क्यों है? एनएफटीज की हाइप इस वजह से है कि मैंने आपको बताया था कि जी ब्लॉकचेन एक फेनोमेना है कि जिसके थ्रू आप डिसेंट्रलाइज्ड वेब को इनेबल करते हैं, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यानी कि ब्लॉकचेन इन इटसेल्फ एक टेक्नोलॉजी है कि जिसके थ्रू डिसेंट्रलाइज्ड वेब इनेबल हो रहा है। अब थ्योरेटिकली यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के वक्त लोगों ने देखा कि यार ब्लॉकचेन्स की जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो अभी तक बड़ी लिमिटेड है। सो फॉर इंस्टेंस द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं ना कि ब्लॉकचेन के जो कि जिसको यूजर्स बहुत ज़्यादा lot of users are actually consuming the blockchain is Bitcoin. Bitcoin was the first blockchain जो कि publicly scalable blockchain थी, right? और so much so कि इतना उसका हाइप क्रिएट हुआ कि एक बिटकॉइन का टोकन मार्केट में हमें $50,000 से भी ज़्यादा चला गया था। लेकिन अदर देन, अच्छा फिर बाद में आपने देखा इथेरियम आया और इस तरह के और भी टोकन्स वगैरह हैं, लेकिन अदर देन दी डिजिटल करेंसी यानी कि ब्लॉकचेन की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन या उसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस अदर देन डिजिटल करेंसी को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट हो नहीं सकी। तो लोगों ने ये देखा कि यार व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट पॉसिबल यूज केस कि जिसके थ्रू हम ब्लॉकचेन को मैस मार्केट में या मैस एडॉप्शन में ला सकते हैं। अच्छा, उसी जमाने में यानी कि जिस जमाने में अभी ये ब्लॉकचेन और ये लाइक आज से 10 एक साल पहले की बात है, जब बिटकॉइन बल्कि शायद 15 साल पुराना है, तो उसी जमाने में जब ब्लॉकचेन की हाइप क्रिएट हो रही थी, तो साथ ही साथ बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया एंड व्हाट नॉट, बहुत ज़्यादा डिजिटल आर्ट वर्क भी प्रोड्यूस हो रहा था। लाइक जिस तरीके से लोगों को पेंटिंग्स वगैरह जो हाथ से बनाते हैं, ठीक है, इस तरह की पेंटिंग्स बनाने का बड़ा शौक है। इसी तरीके से लोग डिजिटल पेंटिंग्स भी बनाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी मार्केट है कि जिसके अंदर ट्रेडिंग होती है पेंटिंग्स वगैरह की, ठीक है, आर्ट वर्क की। इट्स एक्चुअली इट्स अ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडस्ट्री। एक एक पेंटिंग बहुत बहुत महंगी बिकती है। तो जो कुछ लोगों ने ये देखा कि यार हमने ब्लॉकचेन को, इसको कहते हैं ट्रैकिंग दी प्रोवेनेंस ऑफ एन आर्ट, यानी कि एक आर्ट वर्क किसने बनाया। यानी कि अम, हमारे ग्रुप में जी राशिद भाई हैं या उबैदुल्ला हैं, ये बहुत मायनाज किस्म के पेंटर्स हैं, ठीक है। एक डिजिटल पेंटिंग उबैदुल्ला ने बनाई, और लोगों को पता है कि यार उबैदुल्ला की जो पेंटिंग है ना, वो बहुत लाइक इट्स एन ऑनर टू हैव दैट पेंटिंग। जिस तरीके से पुराने ज़माने में पिकासो वगैरह की पेंटिंग्स आज भी हज़ारों लाखों डॉलर्स में बिकती हैं, पुरानी रही बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिकती हैं। तो अब जब डिजिटल आर्टिस्ट आए और डिजिटल आर्ट वर्क की बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि मार्केट में चर्चे हुए, तो देन देयर वाज अ नीड के यार हमें ये पता कैसे लगेगा कि यार ये वाली जो फाइल है या ये वाली जो पेंटिंग है ये उबैदुल्ला ने बनाई है कि नहीं, राइट? अब अगर एक डिजिटल पेंटिंग उबैदुल्ला ने बनाई है जिस पे इसका टाइम लगा है, वो फाइल अगर किसी तरीके से मेरे पास आ जाती है, राइट, तो मैं तो उसकी कॉपी 2 मिनट में बना सकता हूँ। यहाँ तक तो आप एग्री करते हैं ना कि किसी के पास अगर कोई कॉपी फाइल हो तो उसकी डिजिटल कॉपी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो टू ट्रैक दी प्रोवेनेंस, प्रोवेनेंस कहते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट हुई और फिर कहाँ पे, लाइक उस पर क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुई, वो कहाँ से, लाइक मतलब एक पूरी की पूरी ट्रेल, ऑडिट ट्रेल ऑफ द ओरिजिन ऑफ समथिंग, एंड वो कहाँ से वो फाइल
ओरिजिनेट हुई और किसके पास गई आगे से, फिर किसने इसको बेचा। सो अगर उबैदुल्ला ने एक तस्वीर क्रिएट की है डिजिटली और मुझे बेची है, मैंने आगे से राशिद को बेची, राशिद ने आगे से अदनान को बेची, तो वो सारी की सारी जो उसका ट्रेल है या उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो ब्लॉकचेन पे होनी चाहिए, ताकि जो फाइनल ओनर है, यानी कि उबैदुल्लाह से मेरे पास आई, मेरे से राशिद के पास, राशिद से अदनान के पास, तो अगर अदनान ये कहता है कि मैंने ये पेंटिंग $95,000 में खरीदी है, वो बल्कि उबैदुल्लाह ने लिखा भी हुआ है एक रिसेंटली कुछ आर्ट वर्क $95,000 का वाकई में एक बिका भी है, पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग, राइट। तो हम्म, इतना पैसा उसने खर्च किया और कल कल को कोई ये कह दे कि नहीं यार, अदनान के पास जो पेंटिंग है ना वो 2 नंबर है, असल पेंटिंग तो फर्ज करो किसी दूसरे के पास है। अच्छा, वो $95,000 बिटकॉइन की प्राइस है, खैर एनीवेज। सो डिजिटल पेंटिंग लेट्स सपोज $95,000 की किसी ने बेची, अदनान ने खरीदी और ये कहा कि यार मेरे पास ओरिजिनल मास्टरपीस है, लेकिन कल कला को मैं कहता हूँ कि नहीं यार, ओरिजिनल तो मेरे पास है, राइट। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट आई, और आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा कि एनएफटीज की मार्केट प्लेसेस एंड व्हाट नॉट, सही है। यहाँ तक इज इट मेकिंग सेंस, यानी कि एक एक जेन्युइन प्रॉब्लम था जिसको एनएफटीज की मार्केट प्लेसेस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की गई, यानी कि एवरी डिजिटल आर्ट वर्क वाज रिप्रेजेंटेड एज एन एनएफटी, और फिर वो एनएफटी की मार्केट प्लेसेस वजूद में आई कि जहां पर एनएफटी ट्रेड हुई। वन सच मार्केट प्लेस इज ओपन सी, मेरे ख्याल से आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका। मैं एक सॉरी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आपको नजर आ रही स्क्रीन? जी। अच्छा, ये अगर आप जाके देखें ना, तो जिन लोगों ने पहले नहीं देखा, तो ये अगर आप देखें कि एक एनएफटी मार्केट प्लेस में होता क्या है। अब ये एक तस्वीर है आपके सामने, ये आपको नजर आ रहा है, इसकी ना ऑक्शन हो रही है ऑनलाइन, ठीक है, एक तस्वीर है, उसकी ऑक्शन हो रही है, और यहाँ पर सामने आपके लिखा हुआ आ रहा है जी 33 मिनट 50 सेकंड में इसकी ऑक्शन क्लोज हो जाएगी। अब ये जिस तरीके से अगेन फिजिकल आर्ट पीसेस मार्केट में सेल होते हैं, इसी तरीके से डिजिटल आर्ट पीसेस भी सेल होते हैं, और पीपल स्पेंड गुड मनी। अगर आप इस वेबसाइट को गौर से देखें, बहुत सारे आर्ट पीसेस हैं जो कि इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिविजुअल आर्ट वर्क्स भी सेल होते हैं, और कलेक्शंस भी सेल होती हैं। सो फॉर इंस्टेंस, मैं एक ये कलेक्शन है, ये आपके सामने खोलता हूँ, लिल पजीज, ठीक है। अच्छा, सर इसका यूज केस समझ नहीं आता मुझे। जी जी। इसका यूज केस क्या है सर, ये समझ नहीं आता मुझे। यार ये यूज केस मैं आपको बता यूज केस ये है कि सो बच्चों के पास, आपको पता है, खिलौने होते हैं, एंड देन मेरी बेटी है ना छोटी, उसकी खास किस्म की डॉली उसके पास ना ना हो तो वो रात को सोती नहीं है, ठीक है। तो जिस तरीके से आपके पास फिजिकल टॉयज या फिजिकल ओनरशिप होती है चीज़ों की, तो अब एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है खसूसन वेस्टर्न वर्ल्ड में, इन ओनिंग डिजिटल कलेक्टिबल्स, जिनको कहते हैं कलेक्टिबल्स, ठीक है। और सच्ची बात है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है ज़ाया करने के लिए, वो इस तरह की तस्वीरें जो कि आपको बड़ी फजूल लगती हैं, ठीक है ना, उसके लिए दे स्पेंड $thousands। अब ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस पूरी की पूरी कलेक्शन, ये पेंगुइन्स हैं, ठीक है, और पेंगुइन्स की एक पूरी की पूरी कलेक्शन है कि जिसके अंदर, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ये जो एक पेंगुइन है, ठीक है, इसकी प्राइस है 1.1 ईथ, ठीक है।
इस एक पेंगुइन की प्राइस 1.1 ईथ है, और इथर जो है इस वक्त में हमें $2,000 से ऊपर का। इसका मतलब क्या है कि ये एक तस्वीर, ये वाली तस्वीर, ये पेंगुइन की तस्वीर, जो कि आपके नज़दीक शायद, मतलब व्हाट्स द वैल्यू फॉर दिस, लेकिन किसी बच्चे के लिए या किसी बड़े के लिए जो कि इसको खरीदना चाहता है, देखें इसकी प्राइस है $4,000। यानी कि देर इज समवन इन द वर्ल्ड जो कि इसको $4,000 में खरीदने में इंटरेस्टेड है। नाउ यू कैन कंटिन्यू टू क्वेश्चन कि यार को पागल है जो कि खरीदेगा, लेकिन ये चीज जहन में रखें कि मार्केट प्लेसेस जितनी भी होती हैं ना, वो एग्जिस्ट करती हैं बाय द एंगेजमेंट ऑफ बायर एंड सेलर। जब तक कोई बायर आपका मर्चेंडाइज खरीदने में इंटरेस्टेड है, तब तक वो मार्केट प्लेस एग्जिस्ट करती है, राइट। अगर आपका कोई मर्चेंडाइज कोई खरीद ही नहीं रहा, तो आपकी मार्केट प्लेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, राइट। तो और दूसरी बात कि मार्केट प्लेस के अंदर जो प्राइसेस होती हैं वो हमेशा बड़ी कंपेटिटिव होती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस जैसे दूसरे आर्टवर्क्स जो कि आपके नज़दीक, आई मीन आप कहोगे यार इसका क्या है, मतलब फर्ज करो कि मैं इस तरह की बनाऊं एक है, मैं तो 10 मिनट में बना दूंगा और यहाँ पे बेचूंगा, तो शुड इट बी दैट एक्सपेंसिव। लेकिन सवाल इतना है कि आपके क्रिएट किए हुए उस आर्ट पीस का अगर कोई बायर मौजूद है तो वो बिकेगा, और अगर बायर मौजूद नहीं है तो वो मार्केट प्लेस खुद ब खुद ही अपनी मौत मर जाएगी। आई मीन नो वन विल कम टू दैट मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस के आइडिया से तो आप वाकिफ ही है ना, लाइक मतलब इट्स एन ओपन मार्केट कंपटीशन। अगर कोई चीज़ बिक रही है तो वो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर कोई चीज़ बिक ही नहीं रही तो उसकी उसको कौन खरीदेगा। सर अच्छा। इससे मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ऐड कर देता हूँ। जी जी। सर जितने भी जो पेंटिंग्स वगैरह थी ना डिजिटल आर्ट से पहले, हम्म ये ज्यादातर इस्तेमाल होती थी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। क्योंकि कोई बंदा जो है ना एक मुल्क से दूसरे मुल्क अगर जाता है, वो हम्म फिजिकली किसी भी चीज को ना, मतलब $10,000 से आपको ऊपर की इजाजत नहीं है कि आप लेके जाएं फिजिकली। हम्म लेकिन इसके अलावा पेंटिंग्स, जितने भी ये आर्ट वर्क्स थे, इनकी इजाजत होती थी, अभी अभी भी हम्म है। हम्म तो ये जितने भी पेंटिंग्स है ना, ये एज अ मतलब एज अ एक्सचेंज ऑफ मनी इस्तेमाल होता रहा है अभी तक हो रहा है। अब हम्म एक पेंटिंग है मिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, पाब्लो पिकासो की है मेरे ख्याल से। हम्म मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सिर्फ एक पेंटिंग है। अब मेरे और आपकी नजर में वो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम्म जो मनी लॉन्ड्रर है ना, उसकी नजर में वो बहुत कुछ है। क्योंकि उसने मिसाल के तौर पर किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपना पैसा भेजना है, अगर वो थ्रू लीगली नहीं भेजता, अगर उसके पास ब्लैक मनी है, तो वो कभी भी जो है ना लीगल रास्ता नहीं इस्तेमाल करेगा। वो ये आप सही पेंटिंग कह ले रहे हैं, ले, ये आप आर्ट सही कह वर्क रहे हैं, ले ले। लेकिन देख, लेकिन ये सिर्फ एक यूज केस है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि लेजिटिमेट भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो लेजिटिमेटली भी पैसे देने को इस तरह की चीज़ों के होते हैं, रेडी होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मेरी बेटी है, वो अपनी जो छोटी उसकी डॉल है, ठीक है, उसके बगैर नहीं सोती। सो किसी भी चीज़ के साथ अगर आपकी एफिलिएशन क्रिएट होगी, आपको कुछ अच्छी लगी, आंखों को आपको अच्छी लगी, आप कहते हो मैं खरीद लूँ, ठीक है। अब उस तरह की पेंटिंग के खरीदने वाले अगर ज़्यादा हैं और वो अवेलेबल कम है, तो सप्लाई एंड डिमांड के रूल के हवाले से उसकी कीमत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो अच्छा आर्ट वर्क सप्लाई एंड डिमांड के रूल के हिसाब से देखा जाए, अच्छे अच्छे आर्ट वर्क की चाहे वो डिजिटली क्यों ना हो, अगर मार्केट में अवेलेबल है बायर, तो उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। खैर आगे चलते हैं। आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, बट आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब इसका जो लेजिटिमेट यूज है वो भी काफी ज्यादा है। खैर एनीवेज, सो हम ये थे कि जी हम ओपन सी पे आए और हमने देखा कि यहाँ पर आपको ना कलेक्शंस ऑफ एनएफटीज मिलेंगे। एक कलेक्शन हमने देखी, ये वाली थी लिल पुजी। अब ये लिल पुजी एक ऐसी कलेक्शन है कि जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आ, वो मिल रहे हैं पेंगुइन्स, ठीक है। अच्छा, एक कलेक्शन हमने भी बनाई है,
बेस से पोलिया के ऊपर। मैंने ना यहाँ से चेंज किया है नेटवर्क, testnet.opensea.io। पहले था हम opensea.io, ठीक है। अब मैंने कर दिया है testnet.opensea.io। जैसे मैंने आपको पहले कहा, राशिद भाई ने सवाल पूछा था कि यार मेरे पास वो फी देने के कॉइन्स नहीं है। तो जब आप टेस्ट नेट पे आते हैं तो टेस्ट नेट पर आपको डमी कॉइन्स मिल जाते हैं। तो हमने ईटीएल ऑनलाइन के जो अभी बैजेस हैं उसकी एक कलेक्शन बनाई है, और हम जो हमारे ईटीएल ऑनलाइन के यूनिवर्सिटी एम्बेसडर्स हैं, ठीक है, उनको एक्चुअल मेन नेट के ऊपर, ये तो अभी टेस्ट नेट है ना, मेन नेट के ऊपर इस तरह के बैजेस एज एन एनएफटी देंगे। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह जब ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो जो इस कोर्स के पार्टिसिपेंट्स हैं, आखिर में मैंने एक टेस्ट लेना है, जो जो पास करेगा उसको एज एन एनएफटी देंगे। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि जिस तरीके से ये है ना, फ़र्ज़ करें मोहम्मद हसन खान, ठीक है, अब ये आपकी ना एक डिजिटल आइडेंटिटी है। लाइक ये आप यूआरएल उठाएं, ठीक है, अपने लिंक्डइन पे पोस्ट कर दें, ठीक हो गया। अब जब आप इसको लिंक्डइन पे पोस्ट करेंगे तो जो जो मैं कह रहा था ना कि प्रोवेनेंस, कि यार ट्रैक कैसे होगा कि यार ये डिजिटल पेंटिंग जो है या ये जो डिजिटल बैज है, ये मोहम्मद हसन खान ने अपने आप, खुद ही ने अपने आप को दे दिया। तो जब आप इस पे जाओगे, ठीक है ना, तो आपको इसकी पूरी की पूरी एक्टिविटी से नजर आ जाएगा कि ये कहाँ से मिंट हुआ और किसने किसको जनरेट किया। ये जो हमारा हम्म, क्या नाम है, अकाउंट है, कि जिस अकाउंट के थ्रू ये आइटम मिंट हो रहा है ना, ठीक है, उसका एड्रेस है 5377A7। ये हमारा वॉलेट एड्रेस है, ठीक है। तो कोई भी जाके ये देख सकता है कि ये जो वॉलेट एड्रेस है, जिसने इस एनएफटी को मिंट किया, जिस तरह मैंने बता रहा था ना, एनएफटी कुछ भी हो सकता है, तो हम ईटीएल के बैजेस को भी एज एन एनएफटी मिंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी कलेक्शन है, अभी इसमें 3 बैजेस अभी हमने और भी डालने हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज एनएफटी कुड बी एनी एनी एनीथिंग ऑफ वैल्यू, जिसको आप रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, और आप फिर उसको एज अ प्रूफ ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ सर्टिफिकेट, या आप कहते हैं ना कि यूनिवर्सिटी ने आपको जी मास्टर्स की डिग्री दी, ठीक है ना, तो आई 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 सी दिस हैपनिंग वेरी सून, कि यूनिवर्सिटीज जो आपको डिग्रीज हैं इन द फॉर्म ऑफ एनएफटीज दें, और आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर डालें कि यार ये मेरा प्रोफाइल लिंक है। जिस तरीके से आप लिंक्डइन का प्रोफाइल देखते हैं ना, वहाँ पे एक आपका लिंक हो, यानी कि इसका मुताहिर का लिंक हो, ठीक है, वो अपना ये जो यूआरएल है ये लोगों को दे, कोई भी बंदा इस यूआरएल पे आए, और ये पब्लिकली एक्सेसिबल बाय द वे, ठीक है ना, कोई भी बंदा इस यूआरएल पे आए और देखे, अच्छा हाँ यार ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये मुताहिर अहमद को दिया गया। अच्छा, अब इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ना सिर्फ ये कि एनएफटीज जो हैं वो इमेजेस हैं, बल्कि आप इनके साथ प्रॉपर्टीज भी एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें इसके अंदर, फर्ज करें ईटीएल ऑनलाइन एज एन ऑर्गेनाइजेशन उस एनएफटी के साथ या उस तस्वीर के साथ या उस इमेज के साथ कुछ प्रॉपर्टीज भी एसोसिएट कर रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि यार हमने एवेलुएट किया, यानी कि ईटीएल ऑनलाइन ने एवेलुएट किया इस बंदे को कि जिसके पास ये टोकन है या ये एनएफटी है। हमने देखा कि यार उसकी जो जावास्क्रिप्ट की वो है ना स्किल, ठीक है, इसके पास स्किल जावास्क्रिप्ट की है एडवांस लेवल की, इसके पास रिएक्ट की स्किल है बिगिनर लेवल की, और इसके पास एसक्यूएल की स्किल है इंटरमीडिएट लेवल की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मैं आपको इसका अगर आपको, इफ यू स्टे विद मी, तो मैं अगर जाता हूँ और लेट्स लेट्स से मैं ना एक नया एनएफटी मिंट करता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा ना नेट स्लो हुआ हुआ।
यहाँ तक समझ में आ रही है? अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं अभी बता देता हूँ कि हो क्या रहा है। सो मैं एज ETL ऑनलाइन एंड सो अज्यूम करें मैं एक यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं उस यूनिवर्सिटी की अपनी इस NFT कलेक्शन में गया, ठीक है। और मैंने कहा कि यार ये वाली जो मेरी है ना NFT, ये एक बैज है फॉर मेरा ब्लॉकचेन डेवलपर बूट कैंप का सर्टिफिकेशन है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ब्लॉकचेन डेवलपर बूट कैंप सर्टिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, ये एक NFT है, और ये मैं कहता हूँ दिस सर्टिफिकेट इज इशूड टू से राशिद महमूद, ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैं कोई एक्सटर्नल लिंक भी एसोसिएट कर सकता हूँ, और साथ साथ मैं ना एडिशनल प्रॉपर्टीज एसोसिएट कर सकता हूँ। अब देखिए, ये सर्टिफिकेट इशू करने वाला कह रहा है कि यार मेरे नज़दीक राशिद महमूद साहब जिसने मेरा ये फैसला किया था ना, उसकी जो सॉलिडिटी की स्केल है ना, मेरे नज़दीक वो है 7/10, ठीक है जी। रैंडमली ये मैंने लिख दिया। साथ ही साथ मैं एक और स्किल डाल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसकी रिएक्ट की स्किल है ना वो है एडवांस्ड, ठीक है। अब ये देखो, ये जो मैं वैल्यू है ना, टाइप और वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है। सो इट इज जस्ट अ जेसॉन स्ट्रिंग दैट आई एम एडिंग, एंड आई कुड ऐड एज मच ट्रेट्स एज पॉसिबल। मैं ये कहता हूँ कि यार अदर लैंग्वेजेस, अगेन मैं सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए अदर लैंग्वेजेस में लिख देता हूँ पश्तो। अब मैं एक सर्टिफिकेट जारी कर रहा हूँ किसी एक बंदे को, और उसके साथ एक मैं ये इमेज भी अटैच कर रहा हूँ, SVG इमेज, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट मैंने राशिद को देना है, सॉरी यहाँ पे मुताहिर का नाम लिखा हुआ, तो मैं लिख देता हूँ इधर, मुताहिर लिख देता हूँ, ठीक है। अब जो सर्टिफिकेट मैंने डिजिटल सर्टिफिकेट मुताहिर को देना है, उस पर ऑब्वियसली मुताहिर का नाम होना चाहिए, और साथ ही साथ वो सारे के सारे ट्रेड्स होने चाहिए। हैविंग सेड दैट, ये ज़रूर ध्यान में रखें कि NFTs की कोई डिजिटल रिप्रेजेंटेशन इन दी फॉर्म ऑफ इमेज होना ज़रूरी नहीं है। इट कुड बी अ वीडियो एज वेल, इट कुड बी एनी डिजिटल आर्टिफैक्ट, ठीक है ना। ज़्यादातर चूंकि इमेजेस इस्तेमाल होते हैं, इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको नज़र आ जाता है इधर। अच्छा, जब मैं अब ये क्रिएट करूंगा, तो अब ये देखें, मैं यानी कि ये द ओनर ऑफ दिस कलेक्शन इज बेसिकली क्रिएटिंग दिस सर्टिफिकेट। ये मेरे से हाँ, जब मैंने इस पे क्रिएट पे क्लिक किया ना, तो अब ये इसने मिंटिंग, ये आपको मिंटिंग वाला डायलॉग नजर आ रहा है। अब ये सारा का सारा डेटा जो है ना, वो ब्लॉकचेन पे मिंट होना स्टार्ट हो गया। ये नजर आ रहा है आपको? अब ये मेरा जो वॉलेट एड्रेस है, यानी कि मी एज से मैं ETL ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर हूँ, ठीक है। और मेरे पास अथॉरिटी है लोगों को सर्टिफिकेट्स मिंट करके देने की, ठीक है। तो अब मैं मिंट कर रहा हूँ। अब जब मैं कंफर्म करूंगा, तो मेरे अकाउंट से एक नया आइटम मिंट हो गया। ये आपके सामने मैंने BDB सर्टिफिकेशन का एक मिंट किया, सही है। ना सिर्फ ये कि लोग इसको यहाँ पर इस मार्केट प्लेस में दे सकते हैं, लेकिन अगर मैंने इसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना है, ठीक है ना, तो जो मैंने आपको एक दफ़ा पहले बताया था कि ये जो ब्लॉक स्कैनर्स होते हैं, आपको मैंने मैंने हमें उसका ईथर स्कैन वाला का दिखाया था। सेपोलिया नेटवर्क का बेस के ऊपर वो है, ये लिंक है। ब्लॉक स्काउट का भी लिंक है,
एक और वेबसाइट है basescan.org, आप उधर से भी ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यानी कि ब्लॉकचेन पे हुई भी तमाम के तमाम ट्रांजैक्शंस का आपको लिंक मिल जाता है इसके ऊपर। अब मैं अपना वॉलेट एड्रेस इधर से उठाया, जिस वॉलेट एड्रेस के थ्रू मैंने इसको मिंट किया है, इधर आ रहा होगा। बल्कि अगर मैं इधर से डायरेक्ट करूँ ना तो मैं इधर ही ले जाता है ये। अब ये एक इंडिपेंडेंटली वेरीफाएबल रिकॉर्ड है ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट वी डिड। ठीक है, इसमें ये बताया गया कि यार एक टोकन ETL ऑनलाइन बैजेस के नाम का एक टोकन है, या एक कॉन्ट्रैक्ट का है कि जिसके अंदर 4 डिफरेंट टोकन्स हैं। अब ये अगर आप थोड़ी सी मुझे फॉलो करें तो ETL ऑनलाइन बैजेस टेस्ट 1, ये अगर आप देखें ETL ऑनलाइन बैजेस टेस्ट 1, ठीक है, ये एक कलेक्शन है जिसके अंदर 4 डिफरेंट टोकन्स हैं। हर टोकन एक NFT है, ठीक है, और एग्जैक्टली वही चीज़ आपको blockscout.com, यानी कि एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट है कि जहां से आप ब्लॉकचेन के ऊपर हुई हुई ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 4 NFTs नज़र आ रहे हैं। मेरी वाली ये, और ये जो आखिरी NFT जो मैंने मिंट की है, ये जिसको मैं BDB सर्टिफिकेशन कह रहा हूँ, यहाँ पर इसकी ID आ रही है 4। ठीक है, इधर भी मेरे पास इसकी ID है 4। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यार ये इस अकाउंट से मिंट हुई है। और ये अकाउंट किसका है? ETL ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के उस बंदे का कि जिसके पास टोकन्स को मिंट करने की अथॉरिटी है। अब अगर मैंने ये टोकन या ये जो सर्टिफिकेट है ये देना है किसी को, अभी तो ये लिखा हुआ है ना ओन्ड बाय यू, क्योंकि मैं लॉग्ड इन हूँ, और मैंने अगर ये इस सर्टिफिकेट को मुताहिर को देना है, या अब्दुल्ला को देना है, या राशिद को देना है, जिसके भी नाम का है, तो मैं उसको ऑब्वियसली यहाँ से ट्रांसफ़र करूँगा। और जब मैं वो ट्रांसफ़र करूँगा तो वो जिस तरीके से यहाँ पर आ रहा है, ओनर के नाम में उस बंदे का नाम आ जाएगा, और उसकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है या जो ट्रांसफ़र हिस्ट्री है वहाँ पर उसका भी लिस्ट हो जाएगा। सो अभी ट्रांसफ़र टोकन ट्रांसफर में ये टोकन एक ही दफ़ा ट्रांसफ़र हुआ है। यानी कि जब भी आप एक नया टोकन मिंट करते हैं, कोई भी NFT हो, तो वो पहली दफ़ा ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द नल अकाउंट टू योर अकाउंट। ये वो मेरा मेरा अकाउंट है कि जिससे मैंने मिंट किया। ठीक है, अब जब ये इस अकाउंट से, यानी कि मेरे अकाउंट से उबैदुल्ला या मुताहिर है, जिसको भी मैंने ये टोकन दिया है, उस अकाउंट को ट्रांसफ़र होगा, तो ये टोकन ट्रांसफर्स की लिस्ट में यहाँ पर भी नाम आ रहा होगा। और अगर फ़र्ज़ करें अबैदुल्ला, अगर ये सर्टिफिकेट ना हो, लेट्स सपोज कोई डिजिटल पेंटिंग है जो कि मेरे से उबैदुल्ला को, और उबैदुल्ला से आगे राशिद को, और राशिद से आगे अदनान को ट्रांसफ़र हुई है, तो वो सारी की सारी जो ट्रांसफ़र हिस्ट्री है वो यहाँ पर आ रही होगी अलॉन्ग विद द डेट टाइम स्टैम्प। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने इसमें कवर की हैं। सर ये अ, नल अकाउंट से क्यों होता है ट्रांसफर? हाँ, ये मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ क्यों होता है, ये मैं बताता हूँ। बाकी और कोई क्वेश्चन है? एक और क्वेश्चन भी है सर, ये एक सेकंड, एक सेकंड, मैं उबैदुल्ला, सॉरी यार, आपका और मतलब रऊफ का ना असल में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आई जस्ट वांट टू गिव अदर्स द चांस, अगर किसी का सवाल नहीं है तो ये फिर। हाँ मिंट जी, मिंट और माइनिंग में क्या फर्क है? ये किसने पूछा है जी? राशिद। हाँ, राशिद भाई, बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इसको जवाब देने से पहले फिर मैं अबैदुल्ला का सवाल का जवाब दे दूं। यार, तो आपने सवाल पूछा था कि जी जब भी ये मिंट हो रहा है, यानी कि जब नया NFT क्रिएट हो रहा है, तो वो ये ज़ीरो अकाउंट से क्यों इधर ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है ना? अब ये जेन में रखें कि हमने ना ब्लॉकचेन के ऊपर एक ट्रेल, ऑडिट ट्रेल
इस्टेब्लिश करना है कि ये कौन सी चीज कहाँ से आई और किधर गई। ठीक है। मैं अगर इसको अगर आप लिंक लिस्ट के हवाले से देखें, ठीक है, तो जिस तरीके से मैथमेटिक्स में एक जीरो है ना, जीरो की क्यों जरूरत पेश आई, हालांकि जीरो के बगैर भी तो काम चल सकता है। इट्स जस्ट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जहां से आप कहते हैं कि यार पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो सिंपल सी बात है कि सिर्फ ये चीज बताने के लिए कि इससे पीछे कुछ भी नहीं था, यू नीड एन आइडेंटिफिकेशन, यू नीड एन एड्रेस के जिससे पीछे ये आप ये बता सकें कि यार इससे पीछे कुछ भी नहीं था। यहाँ तक समझ में आई है अब्दुल्ला? यानी कि अगर मैं यहाँ पर मैंने ट्रांसफर हिस्ट्री दिखानी है, ये कहना है कि यार जब ये नल से इधर गया तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि ये इस वक्त मिंट हुआ। यानी कि अगर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर का रिकॉर्ड देख रहा है तो नल से मेरे नाम पे ट्रांसफर होने का मतलब ये है कि ये मिंट हुआ है इस बंदे के नाम पर। आई मीन इट कुड बी एनी अदर अकाउंट, हम कोई स्टैंडर्ड अकाउंट रख सकते थे, यानी कि जिसको 111 कहा कह दिया जाता और सारी दुनिया एग्री कर लेती कि यार ये 111 के अकाउंट से जब भी मिंट होगा या ट्रांसफर होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये नया एनएफटी मिंट हुआ है। इट्स जस्ट दैट जीरो जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल है एज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो उन्होंने भी कहा कि यार एक जीरो या नल एड्रेस इसको हम बना लिया जाए। ये मैंने डजंट हैव एनी मोर सिग्निफिकेंट देन दिस। दूसरा सवाल था राशिद भाई का कि जी मिंटिंग और माइनिंग में क्या फ़र्क है। देखिए माइनिंग एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, मिंटिंग एक डिफरेंट। सो जो मिंट का वर्ड है ये भी करेंसी से निकला है। यानी कि जब जब ब्लॉकचेन्स के अंदर आपने बिटकॉइन और इस तरह के डिजिटल करेंसीज को इंट्रोड्यूस करवाया ना, तो किसी भी टोकन को या किसी भी डिजिटल करेंसी को पैदा करना, करेंसी को पैदा करने के अमल को मिंट कहा गया है। और ये जो मिंट का कीवर्ड है ये बैंक्स भी इस्तेमाल करते हैं जब वो कहते हैं ना कि यार बल्कि एक एक्सप्रेशन भी है अंग्रेजी में कि फलाना तो इज मिंटिंग मनी, यानी कि वो ये एक्सप्रेशन इस काम के लिए इस्तेमाल होती है कि यार कि ये बंदा तो पैसे पैदा कर रहा है। राइट। सो मिंटिंग का मतलब उस सेंस में है। जो माइनिंग है, माइनिंग वो प्रोसेस है कि जिसके थ्रू ब्लॉकचेन के ऊपर कंसेंसस पैदा होता है। वो एक टेक्निकल डिटेल है, हमने मेरे ख्याल में शुरू में पहले या दूसरे सेशन में या मे बी आई शुड डू अनदर सेशन ऑन दैट कि ब्लॉकचेन्स के अंदर हमने कहा कि एक शेयर्ड लेजर है। ठीक है। एक शेयर्ड लेजर है कि जिसके ऊपर लोगों ने एक एक शेयर्ड डेटाबेस है कि जिसके ऊपर रिकॉर्ड्स राइट हो रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि 10,000 बंदा या बल्कि हजारों नहीं बल्कि लाखों बंदा एक ब्लॉकचेन के ऊपर यानी कि एक शेयर्ड लेजर के ऊपर अपना डेटा राइट करने के लिए compete कर रहा है आपस में। तो माइनिंग वाज अ वे कि जिसके थ्रू ये एस्टेब्लिश किया गया कि यार अगर आपने ब्लॉकचेन के ऊपर कोई डेटा राइट करना है, क्योंकि एक शेयर लेजर है, तो उसके लिए आपको कुछ एफर्ट करनी है। और वो एफर्ट क्या है? वो एफर्ट ये है कि जी आप एक प्रोसेस से गुजरें और उस प्रोसेस को कहा गया माइनिंग। कि यार जो बंदा माइनिंग कहते हैं खुदाई करना, ठीक है ना, कि जो बंदा खुदाई करे और खुदाई करते करते उसको एक खास क्या कहना चाहिए एक खास खजाना मिल जाए। फर्ज करो वो हमने रैंडमली एक पहाड़ में ना के खजाने की कुछ चीजें छुपाई हुई और मैं ये कहता हूँ कि यार एक शेयर्ड चीज है या मेरे पास खाना है जो कि सबके लिए है, लेकिन मैं सिर्फ उसको दूंगा कि जो मेरे पास वो सोना ढूंढ के लाएगा। और मैं आप सबको आपके हाथों में एक कुदाल पकड़ा देता हूँ कि जाओ जाके पहाड़ को खोदो। You get lucky and you bring me back that
वो जो खजाना है, तो मैं कहता हूँ अच्छा यार एक रोटी अब आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप दोबारा वापस जाओगे, खोदना शुरू कर दोगे, उतनी देर में हो सकता है बैदल लेना कि दोबारा को दूसरी रोटी खोद के लिए आए हो। तो माइनिंग वाज अ प्रोसेस कि जिसके थ्रू ये इस्टेब्लिश किया गया कि एक शेयर्ड डेटाबेस है जिस पे सारे राइट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसको प्योरली एक एल्गोरिदम की बेस के ऊपर और ऑन द बेसिस ऑफ अ चांस हम ये इस्टेब्लिश कर लें कि जिसके पास माइनिंग करके या खुदाई करके एक पजल है जो कि सॉल्व होती है। अगेन अगर आप मुझे रिमाइंड कराएंगे तो मैं प्रॉब्ली आखिर में ना इसके ऊपर एक दोबारा सेशन करूंगा, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है। बट proof of work algorithm for blockchain consensus was introduced to make sure कि यार कोई भी बंदा उसके पास ये पावर ना हो कि खाली वो ही राइट करता जाए। यानी कि अगर रोटियां पड़ी हुई हैं 10 और बंदे हैं 100, तो बार बार राशिद जो है आके वो रोटी ना खा ले। हर किसी के पास इक्वल चांस होना चाहिए कि वो खुदाई करे, जिसके हाथ में खजाना आ जाए वो आ जाए और अपने हिस्से की रोटी ले जाए। क्योंकि ये एक जनरल प्रॉब्लम होता है विद एनीथिंग विच इज शेयर्ड। कोई भी एक शेयर्ड चीज है उसको आपने एक स्ट्रीमलाइन करना है उसके ऊपर एक्सेस को। तो वो दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। मिंटिंग, टोकन्स को नया टोकन प्रोड्यूस करना, और जो माइनिंग है वो ब्लॉकचेन पे डेटा राइट करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना, या अपनी बारी ब्लॉकचेन पे डेटा राइट करने के लिए अपने आप को इनेबल करना। आई होप आई वाज नॉट, it didn't sort of overcomplicate this for you। लेकिन इस पे एक सेपरेट सेशन कर लेंगे, माइनिंग, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या चीज़ है। आइए समझिए कि यस सर। अच्छा, नहीं वो राशिद भाई से पूछ रहा हूँ, उन्होंने सवाल किया था। जी जी, आ गया। अच्छा, मैं फिर ये बता रहा हूँ कि अम, इसको हम इंशाल्लाह दोबारा कवर करेंगे। सो अभी अगेन हमने देखा कि एनएफटीज जो हैं हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैंने आपके सामने एक एनएफटी क्रिएट किया ऑन अ मार्केट प्लेस विच इज़ अवेलेबल। ये ओपन सी एक नाम की मार्केट प्लेस है। यहाँ पर मैं गया और आपके सामने मैंने एक नया बैच क्रिएट किया। ठीक है, और अब वो बैच जो है मेरे पास अलॉन्ग विद अदर बैचेस अवेलेबल है। इसको मार्केट प्लेस में मैं बेच भी सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि यार अगेन तमाम बैचेस की अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। यानी कि मैंने अभी ये जो आखिरी बैच ये वाला क्रिएट किया था, इसकी अगर आप प्रॉपर्टीज में आएंगे तो इसके ट्रेड्स में अदर लैंग्वेजेस हैं, पुश्तो, रिएक्ट एडवांस, सॉलिडिटी 7/10। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ किसी दूसरे बैच की प्रॉपर्टीज़ के साथ मिलती जुलती हों, क्योंकि अगेन हर बंदे की जो क्वालिटीज़ होती हैं या जो उसकी स्किल होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। सो फॉर इंस्टेंस मैंने ये एक डमी बैच जनरेट किया और मैंने लिखा कि यार ये टीचर हैं ए लेवल की। ठीक है, और इनको जो बैच मिला एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो एनएफटीज एज अ कॉन्सेप्ट इज फेयरली पावरफुल कि इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को, ना सिर्फ ये है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट भी करवा सकते हैं, बल्कि इनके ऊपर मार्केट प्लेसेस क्रिएट कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी इनेबल कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने ये एक प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्ट यहाँ पर इसको पब्लिश किया है। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि एक एनएफटी का कॉन्ट्रैक्ट खुद से लिखें, ये देखें कि एनएफटीज होते क्या हैं, और उसके ऊपर एक छोटा सा फ्रंट एंड भी बनाएं।
Now I really would like कि one of you steps up and does that for us. मतलब मैं खुद ही करूँगा, अगर कोडिंग भी मैं खुद करूँगा, सारा कुछ लिखूंगा, तो दैट डजंट सॉर्ट ऑफ, मतलब उसका कोई खास फायदा नहीं है. तो इफ समवन, एनी वन ऑफ यू स्टेप्स अप एंड से कि ठीक है जी, मैं एक छोटे से ही एक पेज बना सकता हूँ कि जिसके ऊपर मैं एनएफटी की मिंटिंग का एक फ्लो, जिस तरीके से ये अभी हमने फ्लो देखा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई बेल्स एंड विसल्स की ज़रूरत भी नहीं है, एक सिंपल सा पेज हो, मैं एक इमेज अपलोड करूँ और उस इमेज को एज एन एनएफटी मिंट कर दिया जाए, जिसका प्रूफ ये होगा कि वो हमें यहाँ पर ब्लॉक एक्सप्लोरर में नज़र आ रहा होगा एज ए मिंटेड एनएफटी. अगर तो कोई अपने आप को प्रेजेंट करता है इस चैलेंज के लिए तो बहुत अच्छी बात है. अच्छा जी, रऊफ खान हैज रेज इन हैंड. जी जनाब. यस सर, इसकी कोई मैं एक्सपायरी डेट तो नहीं होती ना, लाइक इसमें स्मार्ट तो सर्वर कॉन्ट्रैक्ट डाउन हो बना रहा गया? हूँ। सॉरी, ये क्वेश्चन राशिद भाई ने पूछा. जी जी, ये एक्सपायरी डेट. लाइक ये तो डिजिटल करेंसी है, इन केस सर एन डीएनएस लुकअप हो डाउन हो हाँ गया हाँ हाँ, या नहीं 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 नहीं. तो ये देखें, दो फर्क चीज़ें. एक है कि ये मेरा एनएफटी पड़ा कहाँ पे हुआ. ठीक है, ये मेरा एनएफटी ओपन सी पे पड़ा हुआ. ठीक है, एंड ओपन सी का सर्वर अगर डाउन हो गया तो फिर तो प्रॉब्लम है, लेकिन जो मेरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है ना, वो ब्लॉकचेन पे पड़ी हुई है. और ब्लॉकचेन का तो फंडामेंटल फायदा ये है कि अब जितनी ब्लॉकचेन स्केलेबल हो गई हैं, अब ये डाउन नहीं हो सकती, बिकॉज देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट नोड्स कि जो कि आपकी ब्लॉकचेन को एनेबल कर रहे होते हैं. ठीक है, तो अगेन, building a platform on top of blockchain platform like OpenSea, yes there are chances कि ये प्लेटफॉर्म डाउन हो जाए. लेकिन अगर ये प्लेटफॉर्म डाउन हो भी जाता है तो डेटा आपके पास इधर मौजूद है ब्लॉकचेन पे. यू कैन सेट अप अ न्यू प्लेटफॉर्म ऑन टॉप ऑफ इट. दूसरी बात, आप एज अ ट्रेट, जो अभी आपने बात की ना एक्सपायरी डेट, डेटा की तो कोई एक्सपायरी नहीं है, क्योंकि एक दफा आपने ब्लॉकचेन पे डेटा लिख दिया तो वो अब वहीं पे रहना है. लेकिन आप इसका, इस एनएफटी का एज एन एट्रीब्यूट लगा सकते हैं यहाँ पर कि ये जो मैंने सर्टिफिकेट इशू किया है, फर्ज करो वर्दा को किया या मुताहिर को किया, जिस तरह यहाँ पे मैंने ट्रेट लिखा ना कि ये टीचर है ए लेवल्स की, मैं यहाँ पर एक और ट्रेट भी ऐड कर सकता हूँ. मैं कहता हूँ कि यार दिस सर्टिफिकेट विल एक्सपायर ऑन से द 25th of December 2025. तो वो भी एज एन एडिशनल एट्रीब्यूट एनएफटी में आप एसोसिएट कर सकते हैं. अच्छा, रऊफ आप क्या कह रहे थे. सर मैं ये कह रहा था कि मैं कोशिश करूंगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने की एनएफटी के लिए। हम्म. और अच्छा, मैं आपको बताऊं, अगर आप चैट जीपीटी से हेल्प ले लो ना, हम्म, तो ना सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बल्कि फ्रंट एंड फ्रंट एंड भी डिजाइन हो जाए। 2 मिनट में सर बन जाएगा. सेकंड चीज़ ये थी कि हम्म. क्योंकि इमेज तो ब्लॉकचेन पे हम नहीं राइट करते, उसको डेटाबेस में स्टोर करते हैं। हाँ नहीं, इमेज को डेटाबेस में स्टोर करेंगे. इमेज हम्म, आप किसी स्टोरेज लोकेशन पे ऑनलाइन अपलोड करेंगे, गूगल डॉक्स पे कर दें, कहीं भी कर दें. ठीक है, हम्म, उसका यूआरएल आप जी हाँ अपने एनएफटी में डाल देंगे. ठीक है. सर। यूआरएल अच्छा, यूनिक होता है। यूआरएल यूनिक होता है. हाँ, यूआरएल यूनिक ही होता है. और सर ये जो यूआरएल आप अभी क्रिएट हुआ था, ये आपके एड्रेस से हुआ था, मतलब वो स्लैश एड्रेस था। हाँ, वो ओपन सी पे मेरा एड्रेस था. हाँ. एड्रेस जब नहीं ये नहीं नहीं, ट्रांसफर सो होगा जो, तो नहीं 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 नहीं, सो हाँ दो डिफरेंट एड्रेसेस हैं. एक है वो कलेक्शन का एड्रेस. लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन, ताकि बाकियों को भी समझ में आए कि आप क्या पूछ रहे हैं. सो आप जो पूछ रहे हो किधर गया यार. हाँ, आप ये पूछ रहे हैं कि यार ये वो जो यूआरएल है ना, ये वाला राइट, यस इसके यूआरएल। अंदर ये जो है ना एड्रेस,
ये मेरा वॉलेट एड्रेस नहीं है, ये इस कलेक्शन का एड्रेस है। ओके ठीक है। ओके। और मैं कलेक्शन के कंफ्यूज। आगे जितने भी मैंने टोकन्स मिंट किए ना, तो ये देखना, पहला टोकन, उसकी आईडी है हाँ बेसिकली। उसकी वो ये यहाँ पे लिखा है, दिस एनएफटी इज इशूड टू अस कार्तिक। ठीक है। हाँ। सेकंड टोकन, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ इस टोकन की रिप्रेजेंटेशन यहीं पे रहेगी, लेकिन इसकी ट्रांसफर हिस्ट्री जब मैं इधर से देखूंगा ना, जब इसकी मैं ट्रांसफर हिस्ट्री देखूंगा, तो इधर भी मुझे वो नजर आएगा कि यार ये टोकन इरफान ने या ईटीएल ऑनलाइन ने हसन को दिया या मुताहिर को दिया। और जिस तरह आज राशिद ने पूछा कि अगर ये सिस्टम डाउन हो जाता है, ओपन सी की वेबसाइट डाउन हो जाती है, जो मार्केट प्लेस आपने बनाई है वही डाउन हो जाती है, तो फिर मुताहिर के पास क्या सबूत है इस बात का कि ये बैच उसको मिला था। तो मैं वो ये कह रहा हूँ कि ये जो ब्लॉक एक्सप्लोरर है, जो कि एक्चुअल ब्लॉकचेन के ऊपर जिन ये रिपोर्टिंग करते हैं, ये कभी भी डाउन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन जो हैं, वो हमने पहले सेशन में पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स हैं, कि पूरी दुनिया में हजारों नहीं बल्कि अब तो लाखों नोड्स हैं। तो इट्स virtually इम्पॉसिबल टू शट इट डाउन। कहीं ना कहीं से वो डेटा उठ के आ ही जाएगा। यस सर। ठीक है जी। चलें यार, मेरा एक क्वेश्चन था जी जी। सर, ये टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स और एनएफटी में क्या फर्क है? टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स जरूरी नहीं है कि तमाम के तमाम जो टोकन्स हैं एसेट्स के वो एनएफटीज हों। ये ऐसा ही है कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास दो एसेट्स हैं जो कि फंजिबल है, यानी कि मेरे पास 10,000 रुपया है। ठीक है। अब 10,000 रुपया, इसका मतलब है मेरे पास एक एक रुपए के 10,000 टोकन्स भी हो सकते हैं जो कि फंजिबल हों, यानी कि हर एक रुपया किसी दूसरे एक रुपये से इंटरचेंज हो सकता है। तो अगर मेरे पास 10,000 रुपये का एक दत्थी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे पास 10,000 टोकन्स हैं। या आप समझ रहे हैं, उनको ERC-20 टोकन्स कहते हैं, क्योंकि वो फंजेबल है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं उस 10,000 रुपये की दत्थी को एज अ सिंगल एसेट, उसको मैं ना एक रैपर में डालूं और ये कहूँ कि यार ये जो 10,000 की दत्थी है, ये मैं एज एन इंडिपेंडेंट या एज एन इंडिविजुअल एंटिटी अपने पास रखना चाहता हूँ, और उसको मैं एज एन एसेट डिक्लेयर करना चाहता हूँ। ठीक है। तो फिर उस केस में मैं उसको एनएफटी बना सकता हूँ। यानी कि एनएफटी और टोकनाइज एसेट्स में कोई फर्क नहीं है, अगर आपको फंजिबिलिटी और नॉन फंजिबिलिटी का फर्क समझ में आ गया। इट इज बेसिकली, इट रियली डिपेंड्स ऑन वेदर समथिंग इज फंजिबल और नॉट। एक प्रोडक्शन सप्लाई लाइन में मैं अभी कमरे में बैठा हूँ, मेरे सामने एक बल्ब है। एक फैक्ट्री में से निकलने वाले एक ही क्वालिटी के 50 बल्ब जो हैं वो फंजेबल हैं, और अगर मेरे पास वो एसेट्स हैं मेरे, ठीक है, तो मैं उनको एज एन एनएफटी मिंट नहीं करूंगा। वो 50 के 50 फंजेबल हैं, वो एक दूसरे की रिप्लेसेबल है। तो मैं उसको जरूरी नहीं है कि उस एसेट को टोकनाइज करने के लिए मुझे एनएफटी बनाना पड़े। या इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। दो प्लॉट्स हैं, ठीक है, एक ही सोसाइटी में दो प्लॉट्स हैं, प्लॉट नंबर 17, प्लॉट नंबर 18, दोनों कॉर्नर प्लॉट नहीं है, दोनों फेसिंग पार्क नहीं है, यानी कि दोनों इक्वल वैल्यू की हैं। सो किसी भी बायर के लिए, अगर वो कॉर्नर प्लॉट नहीं है, वो पार्क पार्क फेसिंग नहीं है, उसकी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, यानी कि वो एज अ बायर, मेरी प्रेफरेंस नहीं है कि यार ठीक है मुझे 17 मिल जाए तो या मुझे 18 मिल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर उसको एज एन एनएफटी बनाने का कोई खास फायदा नहीं। या अगेन ये डिपेंड करेगा कि आप जिन एसेट्स को टोकनाइज कर रहे हैं उनको एनएफटी बनाने का कोई फायदा है क्या नहीं है। अगर तो वो फंजेबल हैं तो फिर आप एनएफटी नहीं बनाएंगे, और अगर वो फंजेबल हैं तो फिर आप एनएफटी, सॉरी नॉन फंजेबल हैं तो फिर आप एनएफटी बनाएंगे। समझ गया सर, थैंक यू। अच्छा जी। चलें,
थैंक यू वेरी मच यार, आज का सेशन मेरे ख्याल में तो काफ़ी इंगेजिंग था। अगेन आई वुड रियली इनकरेज यू गाइस कि यार आप थोड़ा सा अपने हाथों से चीज़ों को गुजारें। जो जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी उस पर अगर आप काम करेंगे ना, तो विल हैव मोर प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशंस मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर करेंगे।